बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और आज से हम करने जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की क्लासेस और एक एक चैप्टर को हम बारीकी के साथ पढ़ेंगे। सिलेबस तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, अगर नहीं भी पता है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है सिलेबस से रिलेटेड वीडियो की, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसको देखिए और समझिए कि क्या क्या सिलेबस में आपके आ रहा है। और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर की शुरुआत और सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, करें चैप्टर की शुरुआत, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब देखिए बाइपोलैरिटी क्या होता है, दो ध्रुवीयता क्या होता है, सब चीज को हम समझेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले इस चैप्टर में। टोटल कितने चैप्टर, टोटल कितने टॉपिक है, ये देख लीजिए आप। टोटल आपके 13 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। अब एक एक टॉपिकों को मैं पढ़ के नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि आगे एक एक टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलिए अब करते हैं चीजों की शुरुआत। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, दो ध्रुवीयता क्या है, तभी तो आपको ये समझ में आएगा। दो ध्रुवीयता का अंत क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझिए दो ध्रुवीयता क्या होता है, यानी कि बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जो विश्व है ना, आप इसको छोड़िए, यहाँ पे समझिए। जैसे ये मान लेते हैं ये विश्व है, जब विश्व दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि काट दिया गया ना, जब विश्व में दो विचारधाराएं, दो देश या दो संघ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, यानी कि विश्व दो हिस्सों में है ना डिवाइड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। एक जिसको हम कहते थे अमेरिका, दूसरा जिसको हम कहते थे सोवियत संघ। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है ये सब पूंजीवादी विचारधारा है। इट मींस अगर बात करें कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म सिस्टम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है आपका साम्यवादी विचारधारा, यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की बात हो रही है। तो दो चीजें हमें समझ में आई, विश्व जो है दो हिस्सों में डिवाइड जब हो जाता है, यानी कि दो प्रकार की जब विचारधाराएं चलती हैं, एक साम्यवादी विचारधारा यानी कि कम्युनिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। ध्यान से देखिएगा, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अभिप्राय विश्व का दो गुटों में बंट जाना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आखिर ये ऐसी चीजें कब देखने को हमें मिलती है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब यहीं पे ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था कब हुआ था, 1940 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945। अब यही लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि 1945 के बाद क्या हुआ, विश्व दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, विश्व दो गुटों में डिवाइड हो गया। एक बन गया जिसको हमने बोल दिया पूंजीवाद, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, दूसरा बन गया साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब होता है कम्युनिज्म, यानी कि दो हिस्सों में विभक्त हो गया। ठीक है, अब ये पूंजीवादी गुट का जो नेता था वो कौन था, अमेरिका, और साम्यवादी गुट का नेता कौन था, सोवियत संघ था। यानी कि द कैपिटलिस्ट ब्लॉक वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लीड किया जा रहा था, while the कम्युनिस्ट ब्लॉक्स वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन, दूसरा किसके द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा, है ना, लीड किया जाता था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसी को हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां पे विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर नहीं, जिन बच्चों को चाहिए इसका पीडीएफ, तो भैया देखो एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आपको हमारी कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। जो जो चैप्टर में पढ़ाते जाऊंगा वो चैप्टर में उसमें भेजता जाऊंगा, आप वहां से नोट्स ले सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे कहते भैया नहीं, मुझे तो ना पूरा नोट्स चाहिए, दोनों बुकों का नोट्स चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। आप नीचे नंबर मेरा दिया हुआ है, उस पर आपको मैसेज करना है और वहां पे उसकी भी प्रोसेसिंग बता दी जाएगी किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकता है। कोई दिक्कत परेशानी आई होप सो नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ये समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, देखो ये नंबर है मेरा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ये आप लोग के लिए बनाई गई है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अच्छा एक बात और बता दूं, जो भी बच्चे मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, आप समझिए सारी टॉपिकों को मैं कवर कराऊंगा, सारी टॉपिकों को कवर कराऊंगा।
बस आपको पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि ये टॉपिक छूट रहा है, ये टॉपिक कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। कुछ आगे देखने को मिलेगा, कुछ पीछे, लेकिन मिलेगा सारा चीज देखने को, एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। चलिए, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर क्या होता है भाई? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में यानी कि एक्चुअली उसमें कोई भी युद्ध नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। दोबारा बताता हूं, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लगे युद्ध होकर रहेगा, यानी कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन एक्चुअली में लड़ाई नहीं होती है, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। लेकिन यहां पर संघर्ष, तनाव, मतभेद और ऐसा लगता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई नहीं होती है। यानी कि when a situation arises between two or more than two countries where it seems that war is inevitable, but in the reality no actual war taken। यानी कि अगर कहा जाए यहां पर दो देशों के बीच ऐसी सिचुएशन जहां पे लगेगा युद्ध होकर रहेगा, बट वो युद्ध नहीं होता है। इंस्टेड देयर इज ए कांस्टेंट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना रहती है किस चीज की? वॉर की। फियर रहता है, डर रहता है, टेंशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कंट्रियों के बीच में, बट वो एक तरीके से युद्ध नहीं होता है। यही बात लिखी है, बल्कि युद्ध की पूरी संभावना होती है, तनाव, डर होता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। अच्छा, ऐसा सिचुएशन हमने कब देखा है भाई? ऐसा सिचुएशन हमने देखा 1945 के बाद, और किसके किसके बीच में? एक अमेरिका के बीच में और एक सोवियत संघ के बीच में ऐसी सिचुएशन हमने देखा। तो हम ये कह सकते हैं शीत युद्ध 1945 से स्टार्ट हुआ और 1990 तक जाते जाते धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि सच सिचुएशन एग्जिस्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन नोन एज द कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1990 तक चला। कोई दिक्कत परेशानी आई होप सो नहीं होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो भी ऐसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलने वाली है। अब यहाँ पे समझिए, एक दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर चल रहा होगा कि भैया अभी ये तो आपने बता दिया विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, एक अमेरिका एक सोवियत संघ की विचारधाराओं में, और ये भी आपने बता दिया कि जब दो या दो देशों के बीच में ऐसी संभावना पैदा हो जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता, ये भी बता दिया। लेकिन आखिर ये युद्ध की संभावना पैदा हुई तो हुई कैसे? क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से संभावनाएं हुई? तो बड़े ध्यान से देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, इसका कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो ये दो राष्ट्रों के बीच में हुआ, यानी कि दो पावर्स के बीच में हुआ। कौन कौन से पावर्स के बीच में? एक का नाम था मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर, दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर, ठीक है? अब जो मित्र राष्ट्र था जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली था। ऐसे में धुरी राष्ट्र युद्ध हार जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मजबूत था वो था जापान, और जापान युद्ध मतलब विराम करने ही वाला था, तब तक क्या होता है, अमेरिका ने इसके दो शहरों पर परमाणु बम छोड़ दिए। दो शहरों पे क्या छोड़ दिए? परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम छोड़ दिए। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर बम गिरा किस तरीके से जापान के दो शहरों में, एक का नाम है हिरोशिमा, दूसरे का नाम है नागासाकी, और इस तरीके से इतना सारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? 1945 में बम गिरा दिया गया था। बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, जो कि 15 से 21,000 टन, कहते हैं कि ऐसा समझो जो बारूद होता है ना, 15,000 टन बारूद एक साथ जो फटता है और वो जितनी ऊर्जा दे सकता है, उसी प्रकार से जब परमाणु बम गिरता है तो देखो किस तरीके से विस्फोट होता है। मतलब ये मानो कि वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया था, ऐसा हो गया था। तो इस तरीके से जापान में परमाणु बम गिरा दिया गया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जापान को बहुत ज्यादा हानि हुई। जापान आगे चल के ये कहता है कि अगर कोई देश मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपनी आर्मी हटा दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, जिस अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आगे चल के 1951 में वही प्रोटेक्शन दे दिया, और इस तहत हमें कह सकते हैं जापान की अपनी उस तरीके से लड़ाई वाली आर्मी नहीं है, बल्कि उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है अमेरिका के द्वारा। अब कहोगे भैया इससे क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूं, यही वो समय था जहां पर ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जीतने का जो श्रेय था पूरा का पूरा अमेरिका ले रहा था। और ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ, देखो एक ही टीम में अमेरिका भी है, एक ही टीम में सोवियत संघ भी है, लेकिन वाहवाही किसकी हो रही थी? अमेरिका की। और यहीं से कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है और ज्यादा बढ़ गई और धीरे 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 ये शीत युद्ध का रूप धारण कर ली। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं,
तो अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप कह सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका आप बोलते हो। इसी प्रकार से सोवियत संघ भी 15 देशों को मिलाकर बनाया गया था, है ना। 15 देश सोवियत संघ में शामिल थे, ठीक है, यानी कि छोटा मोटा नहीं था। मैं अभी आपको बताऊं, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल छोटा मोटा नहीं था। जैसा कि आप इमेज में देखिए, ये पूरा का पूरा जहां जहां पे आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर, वो आपको समझना है कि ये सब पूंजीवादी विचारधारा यानी कि कैपिटलिज्म है। और जहां जहां पे आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मरून कलर का दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहां पे साम्यवादी विचारधारा चलती थी, यानी कि कम्युनिज्म चलती थी। अब बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं और समझते रहिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म और साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म की जब भी बात करें तो समझना, ये पूरा का पूरा प्राइवेट वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इट मींस प्राइवेटाइजेशन करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे निजी लोग जो होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, उनके हाथों में संपत्ति की बात करते हैं। एक होता है एक ऐसी विचारधारा जिसमें सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो कौन सी विचारधारा है, वो है कम्युनिज्म। और एक ऐसी विचारधारा जिसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो जनता के हाथों में होती है, वो कौन सी विचारधारा है, पूंजीवाद। तो पूंजीवादी एक प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा ध्यान देते थे, प्राइवेट चीजों को है ना, उनको ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा गवर्नमेंट की नीतियों को ज्यादा ध्यान देती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज का, सरकार का हस्तक्षेप काफी कम होता था, व्यापार को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि कैपिटलिज्म इन एन आइडियोलॉजी इन विच देयर इज द मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता था, ठीक है। ट्रेड इज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एंड द प्राइवेट ओनरशिप इज हाईली वैल्यूड, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा से ज्यादा चलती थी। जब हम बात करते हैं साम्यवादी विचारधारा की, तो साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज की सारी व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथों में चलती थी, यानी कि आप समझ सकते हो गवर्नमेंट रूल चलता था, व्यवस्था सारी। अच्छा, ये लोग निजी संपत्ति का विरोध करते थे, यानी कि अगेंस्ट में रहते थे। कम्युनिज्म इन एन आइडियोलॉजी इन विच द इंटायर सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अपोज्ड, ठीक है, ये मतलब इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध किया जाता था। सारी चीजें किसके हाथों में होती थी, गवर्नमेंट के हाथों में होती थी। तो एक तरफ जनता को ज्यादा सपोर्ट और एक तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा, है ना, कंट्रोल होता था। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली, यानी कि सोवियत सिस्टम क्या था, किस तरीके से सोवियत संघ चलता था। ध्यान से समझिए, सोवियत संघ कैसे चलता था। सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि वहां पे कौन सी आइडियोलॉजी चलती थी, कौन सा सिस्टम चलता था, कम्युनिस्ट सिस्टम चलती थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर निजी संपत्ति का विरोध करते थे, यानी कि हमेशा से देखा जाए तो इसके अपोज्ड में रहते थे, ठीक है। समानता के सिद्धांत को ज्यादा ध्यान देते थे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को ज्यादा ध्यान देते थे। यहाँ साम्यवादी पार्टी का शासन था, यानी कि देयर वाज रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे देश में देख लो, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है, मतलब बहुत सारी पार्टियां, लेकिन वहां पे सिर्फ एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें किसी और अन्य दल या फिर विरोधी दल का कोई भी ऑप्शन नहीं था। इन विच देयर वाज नो प्लेस ऑफ फॉर द एनी अदर पार्टी एंड अपोजिशन। वहां पे ये नहीं कि भैया एक पार्टी चला रहा है तो दूसरा कह रहा है भाई सरकार गलत चला रहा है ना, ऐसा नहीं था वहां पे। आगे, संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व था, मतलब सारी जो संपत्ति थी वो गवर्नमेंट की थी, ठीक है, सब कुछ राज्यों के हाथ में होता था, ये सारी चीजें, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय द स्टेट ऑफ सोसाइटी। स्टेट ऑफ सोसाइटी के द्वारा सारी चीजें चलाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे वर्गहीन समाज था। अच्छा, हमारे देश में देख लीजिए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, वहां पे ऐसा नहीं था। सारा गवर्नमेंट ध्यान देगी, सबको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, सबको, सब गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, इस प्रकार की नीति थी। यानी कि देखा जाए क्लासलेस सोसाइटी वहां पे थी, कोई अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं था। राज्य की भूमिका थी, यानी कि सरकार उत्पादन वितरण सेवाओं पर नियंत्रण करके रखती थी, यानी कि रोल ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखती थी, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करके रखती थी, सर्विसेज को कंट्रोल करके रखती थी। लाभ नहीं बल्कि जरूरत की प्राथमिकता थी, यानी कि उत्पादन का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं था, बल्कि लोगों को जरूरतों को पूरा करना था। यानी कि अच्छा बताइए, जहां पे कंपटीशन तगड़ा होता है वहां पे लाभ देखा जाता है, किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे लोगों की जरूरतें नहीं देखी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा जो काम करती है लोगों की जरूरतों के हिसाब से करती है। इसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, यानी कि सोवियत संघ में जो सरकार थी, वो सबके भले के लिए काम करती थी, यही बात लिखा है। यानी कि प्रायोरिटी टू नीड को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, प्रॉफिट को नहीं देते थे, ठीक है।
आगे क्या हुआ, श्रम के अनुसार योगदान। अब मान लेते हैं सबको गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तो किसको कौन सी जॉब मिलेगी? भाई जो बंदा जैसा रहेगा, जो व्यक्ति जैसा रहेगा, उसके हिसाब से उसको जॉब मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, एक प्यून भी होता है, एक सफाई करने वाला भी होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जैसा उसको उसी हिसाब से रखा गया था। यानी कि कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, एबिलिटी के हिसाब से उनको कंट्रीब्यूशन करना होता था, क्षमता के हिसाब से, और इस तरीके की उनको सुविधाएं दी जाती थी। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विशेषताओं, यानी कि फीचर ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या फीचर थे भाई, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सोवियत संघ का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, यानी कि ये छोटा मोटा नहीं था, इसका जो एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो काफी बड़ा था। यानी कि द सोवियत यूनियन हैड ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड इट अपोज्ड, ठीक है, अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि इसके पास जो खनिज संसाधन थे वो भी अच्छा खासा था। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर भी अच्छी खासी थी। एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी, यानी कि सैनिक तकनीक भी अच्छा खासा था, हर एक चीज बेटर था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी फीचर्स है। सोवियत संघ में कहते हैं ना, पिन से लेकर कार तक, छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज वहां पे बनती थी। ठीक है, आगे साम्यवादी सामाजिक समानता पर बल, यानी कि अगर देखा जाए एम्फेसिस ऑन द सोशल इक्वालिटी, जिसमें शिक्षा पर ध्यान देते थे, स्वास्थ्य पर, सेवाओं पर, रोजगार की गारंटी दी जाती थी, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द एम्प्लॉयमेंट वेयर गारंटीड। ये कहा जाता था कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैठा नहीं रहेगा, सबको गवर्नमेंट काम देगी, सबको गवर्नमेंट क्या देगी, काम देगी। पंचवर्षीय योजना, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, तो छूटते आपको नाम बोलना है क्या, सोवियत संघ। यानी कि फोकस ऑन द 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें उद्योगों पर, कृषि पर, व्यापार पर, बैंकिंग पर, सभी पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार था। यानी कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड बैंकिंग पर ऑल अंडर कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सारा का सारा चीज गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर था। ठीक, इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, आपने बात किया था ना पिछले 11th क्लास में, यानी कि सेकुलरिज्म वहां पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था। इसके साथ साथ जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट राशन देती है ना, मरने नहीं देगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए देखो हॉस्पिटल मिल जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि वो भी सुविधा आपको मिल जाएगा। राशन बंटवाई दी है ना, लोगों को मकान भी दिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी नीतियां लेके आती है गवर्नमेंट। इसी प्रकार से वहां पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज इंश्योर्ड फॉर द पीपल, जनता के लिए डिसाइड कर दी गई थी। स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, लोक कल्याणकारी जो नीतियां हो गई, रियायती दामों पे मौजूद थी। रियायती दाम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रेट जो कोई भी अफोर्ड कर पाए। तो क्या लिखा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड द पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज वर अवेलेबल एट द सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि सब्सिडीज जिसमें मिलती है ना बहुत ही कम से कम रेट पे, वो चीजें, तो ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बात करें, वहां पर मतलब तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो वहां पे कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। देयर वाज टेक्निकली नो एम्प्लॉयमेंट इन देयर सोवियत यूनियन, कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। हर चीज सरकार के नियंत्रण था, चाहे वो भूमि हो, सरकार सब चीज पर नियंत्रण करके रखती थी, चाहे उत्पादन हो चाहे कुछ भी हो। द गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द एवरीथिंग वेदर इट वाज द लैंड और अदर प्रोडक्टिव एसेट्स, कोई भी चीज हो सब चीज पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती थी। आई होप सो समझ में आया होगा, यानी कि ये सारे चीजें फीचर। अब बात करते हैं, देखो 6 नंबर में आता है तो कोई 6 पॉइंट उठा के लिख देना, अगर 4 नंबर में आता है तो कोई 4 पॉइंट उठा के लिख देना, जो आपको समझ में आया, जैसा आपको समझ में आया उठा के लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले पढ़ लेना कि जो लिख रहे हो क्या मिलता जुलता है कि नहीं। कई बार ऐसा होता नहीं कि बच्चा पढ़ता कुछ और है लिखता कुछ और है, तो कई बार पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। लिखो, लिखने के बाद चेक करो, मैच करो कि भाई हो रहा है कि नहीं, एंड देन जाके सेटिस्फाई हो पाओगे कि हाँ ये जो चीज मैंने लिखा है बिल्कुल सही है। अभी तक चैनल पे बने हो तो भाई लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो, तभी तो आगे की वीडियो आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ की कमियां क्या थी, वीकनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। वीकनेसेस ऑफ द सोवियत यूनियन, ध्यान से देखिए क्या वीकनेस थी। एक बात समझिएगा, कुछ न कुछ कारण था तभी सोवियत संघ का विघटन हुआ। और चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि दो ध्रुव जो थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ, कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सोवियत संघ खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पतन हो गया। ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं कि सोवियत संघ की आखिर कमियां क्या थी। तो अभी तो हमने बात कर लिया सिस्टम के ऊपर, अभी तो हमने बात कर लिया उसके फीचर्स के ऊपर, यानी कि खूबियां, विशेषता के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं कमियों के ऊपर। ध्यान से देखिए कमियां, सोवियत संघ की क्या कमियां थी, वीकनेसेस ऑफ द सोवियत यूनियन।
पहली कमी ये थी कि पूरा का पूरा चीज सेंट्रलाइज करके रखे थे, यानी कि सारी चीजें किसके हाथों में थी भाई? गवर्नमेंट के हाथों में थी, यानी कि अत्यधिक केंद्रीकरण कर देना, यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में था, यानी कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिए थे। आज हमारे देश में देखिए, एक गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट ये भी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला रही है। सब लोग मिलकर सारी चीज को चला रहे हैं, और ये जरूरी नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार है वही हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी हो। पार्टियां अलग अलग हो सकती है, हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, लेकिन वहां पे क्या था, सारी चीजें एक के ही अंडर थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, और इसके ज्यादा सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर आ जाती थी, इसी वजह से दिक्कत थी। यानी कि कंप्लीट कंट्रोल वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पूरी की पूरी चीज थी, ये एक कमी थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां पे नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि आज बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो सारे जितने भी पार्टीज है वो अगेंस्ट हो जाएंगे, हम सब अगेंस्ट हो जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत संघ में, वहां पे ऐसा नहीं था। लोगों को ये आजादी नहीं थी, राइट टू एक्सप्रेशन ही नहीं था कि चीजों को लेकर एक्सप्रेस कर पाए कोई चीज। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां पे नहीं थी, यानी कि अभिव्यक्ति की कमी थी, प्रेस की स्वतंत्रता की कमी थी, और वहां पे कोई भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब चीज वहां पर नहीं था। आगे, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यानी ग्रिप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्या टाइट मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा नौकरशाही। देखो, कहते हैं कि चलो मान लिया कि बेरोजगारी नहीं थी, अच्छी बात है, सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि सब जगह पे मेरा राज, उनका क्या होगा? उनका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही वाली बात थी। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका बहुत ही ज्यादा बुरा शासन चल रहा था, वो अच्छे से रूल नहीं कर रही थी। ये भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ की क्या थी? कमियां ही थी। इसके साथ साथ अधिकारों का नागरिकों का जो जीवन था बहुत ही ज्यादा कठिन होता चला गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने क्या किया था, अमेरिका को पीछे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन किया। अमेरिका ने भी सोवियत संघ को पीछे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन किया, और इन लोगों का एक तरीके से तनातनी लगता रहता था, कंपटीशन लगा रहता था। लेकिन अमेरिका को उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना सोवियत संघ को पड़ा, और सोवियत संघ में धीरे धीरे करते करते महंगाई बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से नागरिकों का जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। यानी कि द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी नहीं थी, देयर वर नो डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहां पे चीजें नहीं थी। संसाधनों का अधिक से अधिक वो उपयोग हथियारों में कर देते थे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर गुड्स था, यानी कि उपभोक्ता वस्तु थी, उसकी कमी हो जाती थी। ये लार्ज पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज वाज यूज्ड फॉर द वेपन which led to a shortage of consumer goods, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज हो जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक कारण और है, क्या? अफगानिस्तान का अपना पर्सनल मैटर था, और ऐसे मैटर में सोवियत संघ ने बिना वजह पूरी की पूरी मतलब जो भी सेना वगैरह था वो अफगानिस्तान में भेजा, और उससे फायदा नहीं। 10 साल तक सेना जाके अफगानिस्तान में रहती है और अफगानिस्तान से वापस चली आती है, क्योंकि वहां पे कोई फायदा उसको मिलता नहीं है। ठीक है, बल्कि नुकसान और ज्यादा हो जाता है। कहा जाता है कि बिना वजह आप किसी दूसरे के मैटर में नहीं जाना चाहिए। यही हाल हुआ था सोवियत संघ का, कि वो पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहती थी अफगानिस्तान की सारी चीजों पर। ठीक है, और क्यों? इस तरफ से अमेरिका थी, उस तरफ से सोवियत संघ था। मतलब ये समझो कि जितने भी सुपर पावर होते हैं ना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगा शरीर के अंदर तो किसी से भी भिड़ जाते हो, अरे भाई तेरा मैटर मैं मुझे ले चल, ऐसे कह देते हैं ना। सेम ऐसे ही अफगानिस्तान का मैटर था, उसमें सोवियत संघ बिना वजह हस्तक्षेप किया, फायदा उसको कुछ नहीं हुआ, नुकसान और झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार की कमियां थी। यानी कि 1979 द सोवियत यूनियन इंटरवेंस्ड इन अफगानिस्तान विच कॉज लॉसेस टू द सोवियत यूनियन, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? सोवियत संघ के विघटन के बारे में, यानी कि कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। आखिर सोवियत संघ का जो पतन हुआ उसके क्या कारण थे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये है कमियां। जो कमियां है वही क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। कहते हैं एक बच्चे का एग्जाम में कम नंबर आया, क्या कमी थी? पढ़ता नहीं था। क्या कारण था जिसकी वजह से कम नंबर आया? पढ़ता नहीं था। दोनों बात क्या हुई? सेम हुई ना। तो जो उसके कमियां हैं, जो उसके वीकनेसेस है, वही क्या बन जाएगा? कॉजेस बन जाएगा, कारण बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन हमने पहले ही पढ़ लिया, पुअर गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? ज्यादा से ज्यादा जो
पैसों का यूज किसमें करते थे? पैसों का यूज वेपन्स बनाने में करते थे। इसकी वजह से जो कंज्यूमर गुड्स था उसकी कमी बढ़ गई, शॉर्टेज हो गया। इसके साथ साथ नौकरशाही का शिकंजा, ग्रिप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ये भी हमने पढ़ लिया। लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, यानी कि पीपल वर गिवन ए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट द सोवियत यूनियन वाज डेवलपिंग, ये भी एक प्रकार की दिक्कत थी। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। लोगों को गलत जानकारी मिलना वही चीजें हैं, उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ती चली गई। और एक चीज और क्या, जितने भी 15 देश इसमें शामिल थे, आगे चल के इन देशों के अंदर कुछ भावना आ गई कि भाई हमें आजाद होना चाहिए, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सारे डिसीजन सोवियत संघ ले रही है, एक काम करते हैं, हमें आजाद होना चाहिए। इस प्रकार की जो नेशनलिस्ट की जो भावना आ जाती है, धीरे धीरे ये सोवियत की जो सोवियत संघ की जो सॉवरेनिटी थी इसको डिस्ट्रॉय कर दी। और इसके बाद जो 15 देश थे ये क्या हो गए, धीरे धीरे अलग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। कहोगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए ये है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में, कब? 1985 में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं, महासचिव बनते हैं। और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, सुधार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीजों में सुधार तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसी नीति इन्होंने निकाल दी जिसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान हो गया था। क्या हुआ देखिए, पहले मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव है ये 1985 से लेकर 1991 तक ये शासन किए थे, यानी कि द मिखाइल गोर्बाचेव 1985-1991 बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। आगे पश्चिमी देश इस समय सूचना तथा प्रौद्योगिकी के मामले में काफी आगे निकल रहे थे, यानी कि जो सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे वो ये देख रहे थे कि पश्चिम के जो देश है, वेस्टर्न के जो लोग हैं, यानी कि जिन्होंने कैपिटलिज्म अपना रखा है, वो बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव अटेम्प्ट द रिफॉर्म्स टू ब्रिंग द सोवियत यूनियन ऑन द पाथ विद द वेस्टर्न कंट्रीज, ताकि वो पश्चिमी देशों के साथ बराबरी कर पाए। फिर क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक इन्होंने सुधार किया, जिसकी वजह से लोकतांत्रिकरण की इन्होंने नीति पर काम किया। द इनिशिएटेड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड द वर्क टुवर्ड द पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। आगे अमेरिका के साथ जो हथियारों का कंपटीशन चलता चला आ रहा था, वो धीरे धीरे, यानी कि ही रिस्ट्रेन द आर्म्स रेस विद द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इन चीजों पे कि भैया देखो ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से, है ना, हम युद्ध को जन्म दे, काम करते हैं, चीजों को खत्म करते हैं, डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ऐसा इन्होंने किया। और इसके साथ साथ इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। आगे चल के इन्होंने क्या किया, इसको एक करने पर ध्यान दिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस चीज की। तो बस आप इतना समझना कि मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सारे सुधार किए, अच्छे सुधार किए, लेकिन इन्होंने दो प्रकार की जो नीति निकाली जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ये देख लीजिए। एक का नाम है ग्लास नोट्स, दूसरे का नाम है पेरेस्ट्रोइका। ग्लास नोट्स और पेरेस्ट्रोइका। ग्लास नोट्स जिसका मतलब होता है खुलापन दे देना, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। यानी कि इन्होंने दो प्रकार की नीति निकाली। क्या? पहला है ग्लास नोट्स, जिसमें ये कहा गया कि 15 देश चाहे तो ये स्वतंत्र रूप से अपने देश को डेवलप करने के लिए नीति ले सकते हैं। अब वही कहते नहीं है कि अब ज्यादा छूट दे दोगे तो आजादी तो मांगेंगे ही। ये इन्होंने आजादी होने की बात की और इस तरीके से जो सोवियत संघ था धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया। और दूसरा इन्होंने नीति निकाला पुरस्ट्राइका, मतलब पेरेस्ट्राइका, जिसका मतलब होता है पुनर्रचना, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाया क्योंकि देश ऑलरेडी अलग होने की बात कर दिया। और फिर जाकर 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि सोवियत संघ अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी कि ऑन द 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सोवियत यूनियन बिकम द एंड। इस तरीके से सोवियत संघ क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? आई होप सो नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब जब सोवियत संघ की कमियां पढ़ ली है, सोवियत संघ के कारण पढ़ लिए, अब हम बात करने वाले परिणाम क्या निकला, क्या ऐसा हुआ। तो ध्यान से देखिए, पहला सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या हुआ? पहला हो गया, इससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, यानी कि जो कोल्ड वॉर स्टार्टिंग से 1945 से चलता चला आ रहा था वो खत्म हो गया। द लेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। दूसरा,
द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। अब कहोगे भैया ये तो वर्ल्ड द्वितीय दुनिया, ये सेकेंड वर्ल्ड, हमने तो एक ही वर्ल्ड पढ़ा है, ये तीन वर्ल्ड मतलब दो वर्ल्ड कहां से आ गए? समझिए, पहला वर्ल्ड कहा जाता था अमेरिका तथा पूंजीवादी देश यानी कि कैपिटलिज्म वाले देश। दूसरी दुनिया कहा जाता था ऐसे देश जिसमें साम्यवादी विचारधारा थी, यानी कि ऐसे देश जिसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तीसरा देश वो देश था जिसमें, तीसरा विश्व उसको कहा जाता है जिसमें वो देश जिन्होंने ना तो कैपिटलिज्म अपना रखा है ना तो जितने सोशलिज्म अपना रखा है, ऐसे देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता था, ठीक है। तो दूसरी दुनिया में कौन था? कम्युनिज्म वाले थे, तो इसकी वजह से इनका क्या हो गया, एक तरह से कोलैप्स हो गया, ठीक है। आगे हथियारों की जो कंपटीशन चलती आ रही थी, आर्म्स रेस जो चलता आ रहा था, इसका एंड हो गया। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि आइडियोलॉजी जो चलती चली आ रही थी कि भाई तुम्हारा पूंजीवाद है मेरा साम्यवाद है, ये भी खत्म हो गया। आगे विश्व राजनीति में बदलाव आ गया, यानी कि पहले कहा अमेरिका और सोवियत संघ दोनों थे, अब कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बचा, यानी कि देयर वाज चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द यूनाइटेड स्टेट बिकम द सोल सुपर पावर, अकेला सुपर पावर बन बैठा। आगे 15 जो गणराज्य थे ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। 15 रिपब्लिक्स सेपरेट फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। साम्यवादी विचारधारा में गिरावट आ गई। देयर वर ए डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म धीरे धीरे है ना इसकी विचारधाराओं में गिरावट देखने को मिल गई। रूस की जो आर्थिक स्थिति थी ये एक तरीके से डगमगा गई। क्यों? 15 देशों में से जो सबसे मेन था वो था रूस, और इसकी वजह से रूस की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे गिरावट आ गई, यानी कि रशिया इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, एक तरीके से डिटेरोरेटेड, यानी कि धीरे धीरे वो है ना पतन होता चला गया, यानी कि डिस्ट्रॉय, यानी कि गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिल गया, और आगे चल के इस तरीके से इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट ही मेन था। सेकंड पार्ट जो हम इसका बात करेंगे बहुत कुछ कम टॉपिक्स है, उसको हम कर लेंगे। तो आई होप सो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों को मैंने करवाने की कोशिश की है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है ना, और इस तरीके से सपोर्ट प्यार बनाए रखना। जिसको नोट चाहिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी, और जिसको मेरे साथ लाइव में पढ़ना है वो भी जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, सेकंड थर्ड पेज पे भी नंबर मैंने दे रखा है, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।